करते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? स्टेट जनरल असेंबली के बारे में पढ़ा कि स्टेट जनरल असेंबली की मीटिंग किंग ने बुलाई थी, जो वो May 5, 1789 को बुलाई थी। क्या एम था, क्या पर्पस था, आई होप सभी को क्लियर होगा। जिनको नहीं क्लियर है वो प्रीवियस वीडियो एक बार जरूर देख लें, ठीक है। उसके बाद नेशनल असेंबली कैसे फॉर्म हुई, इसकी स्टोरी हमने देखी। टेनिस कोर्ट ओथ वगैरह हमने देखा, पैलेस ऑफ वर्साइल में जो हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट इंसिडेंस स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल को जब तबाह किया गया वो इंसिडेंस भी हमने देखा, उसकी स्टोरी समझी कि एक र्यूमर के कारण जस्ट पब्लिक ज़्यादा पैनिक हो गई और उसने पूरे किले को बर्बाद कर दिया, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जहां से हमें आज का लेक्चर स्टार्ट। छोटा सा चार्ट है कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन का, काफ़ी शॉर्ट चार्ट है इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा है। आप सभी लोग इसको नोट्स पॉइंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं और सभी को इसको क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चार्ट है। आप लोग इस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह पे। जो पॉइंट नहीं समझ में आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ लीजिएगा, अदरवाइज व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा था कि फ्रांस जो है वो सोशल मोनार्क बन गया था। सोशल मोनार्क मतलब क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है और किंग भी है। 1791 में फाइनली नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से तैयार कर लिया और किंग के सामने इसे रख दिया एज अ प्रपोजल, और किंग को इसे ना चाहते हुए भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ा। इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या किया गया? राइट बनाने का, जो भी नेशन के लिए जो भी राइट्स या लॉज बनाने होंगे, इसका राइट दे दिया गया पर्टिकुलर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली या नेशनल असेंबली को, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहां पे ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पावर डिवीजन कर दिया गया। आप लोगों में से मुझे कौन बताएगा कि पावर डिवीजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पर्टिकुलर पावर डिवीजन को बताया था कि उसने 3 पार्ट्स में पावर्स को डिवाइड कर देना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इन तीनों को वर्किंग आपको पता है। लेजिस्लेचर मीन्स क्या होता है? कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है? उन कानूनों को इंप्लीमेंट करना। जुडिशरी मतलब क्या होता है? न्याय करना, या ये जुडिशरी है, न्यायिक प्रक्रिया जिसे कहते हैं। अब इसके आगे देखते हैं 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने लॉ बनाने की पावर किसको दे दी? नेशनल असेंबली को दे दी। और नेशनल असेंबली में लॉज जो बना रहे हैं वो लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं। इन सबका इलेक्शन प्रोसीजर कैसा था इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, आप सभी को एक चार्ट भी दिखाया था कि इलेक्शन प्रोसीजर क्या था। एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन सभी को पता है ना। एक्टिव सिटीजन के पास ही वोटिंग राइट था। एक्टिव सिटीजन के पास क्या था? वोटिंग राइट था। और एक्टिव सिटीजन कौन होते हैं? यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। 25 ईयर्स है और उससे बड़े एज के लोग जो टैक्स पे करते थे। कितने? 3 days ऑफ द लेबर वेजेस। जो कॉमन वर्कर होता है उसके वेजेस 3 days के वेजेस के बराबर जो टैक्स पे करता होगा उसे एक्टिव सिटीजन कहा गया। पैसिव सिटीजन किसे कहते हैं? बाकी जितने भी रिमेनिंग पॉपुलेशन बची वो सारी की सारी किस कैटेगरी में चली गई? पैसिव सिटीजन में। अब यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ठीक है, मोनार्क टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ है उस कॉन्स्टिट्यूशन को नाम क्या दिया गया? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट मैन एंड सिटीजन। क्या नाम दिया गया? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स मैन एंड सिटीजन। अभी आगे आपको मैं एक इमेज दिखाऊंगा जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ द राइट मैन एंड सिटीजन का पर्टिकुलर एक चार्ट गिवन है। अब इस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट मैन एंड सिटीजन के हाईलाइट क्या क्या थे? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्टेड चीजें थी वो सारे के सारे राइट्स यहां पर दे दिए जाते हैं। राइट टू लाइफ मतलब जीवन जीने का आपको पूरी तरह से फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आपको बोलने का अधिकार है, अपने ओपिनियन रखने का अधिकार है, और कानून के सामने सभी बराबर हैं। पहले क्या था? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों को लिबर्टी मिल जाती थी। सपोज करिए आप फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको पनिशमेंट नहीं होती है। तो वहीं पे इक्वलिटी बिफोर लॉ में इस चीज को हटा दिया गया। जो बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस मिले हुए थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को, उसके बेसिस पे कोई भी वहां पे जुरिडिक्शन या जुडिशरी में कोई भी फैसला नहीं दिया जाता था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कानून के सामने सब बराबर हैं। इस कॉन्सेप्ट को यहां पे इंप्लीमेंट किया गया। आप जानते हो ये सारी की सारी चीजें आपके करंट टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट हैं। सभी लोग जानते हो कि नहीं? आप सभी के लिए क्वेश्चन है, सभी लोग सर्च करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ।
आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रांस में समझिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी ये एबॉलिश कर दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब अभी तक मैंने बताया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और मोनार्क भी हो, मतलब एक संविधान भी है और राजा भी है। अब इस चीज को, मोनार्की को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। मतलब क्या, किंग को खत्म कर दिया जाता है, या किंग का जो पर्टिकुलर रिलेटिव्स हैं, किंग्स हैं, उन सबको पूरी तरह से हटा देना ही मोनार्की का एबॉलिशन कहलाता है। और फ्रांस क्या हो गया, पूरी तरह से रिपब्लिक हो गया। जब मोनार्क बचा ही नहीं तो पूरा फ्रांस किस में कन्वर्ट हो गया, एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए इसकी स्टोरी देखते हैं कि फ्रांस जो है वो मोनार्क से पूरी तरह से रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ कैसे जाता है। अब इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है 1791 से। हुआ क्या, 1791 में जब एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया फ्रांस में, तो उसको किंग को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ा। तो लुई 16 ने क्या किया, अपनी पुरानी पोजीशन को फिर से रीगेन करने के लिए जो प्रशिया का किंग था उसके साथ कुछ इंटरनल एग्रीमेंट्स किए, निगोशिएशंस किए। अब उस निगोशिएशन में क्या किया, प्रशियन किंग से कहा कि वो लुई 16 की हेल्प करे ताकि वो फिर से फ्रांस में पुरानी जो व्यवस्था थी उसको स्टेबल कर पाए। प्रशियन किंग रेडी हो गया। उसी को लेकर जो है लुई 16 क्या कर रहा था, फ्रांस छोड़कर भागने की कोशिश में था। तो एक रात लुई 16 ने प्लान बनाया और वो मूव आउट कर जाता है कंट्री से। जाते समय रास्ते में ही उसे पकड़ लिया जाता है। याद रखिएगा, जब वो भाग रहा होता है फ्रांस छोड़कर, उसी समय उसे पकड़ लिया जाता है। किसके द्वारा, जैकोबिन्स के क्लब के द्वारा। जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे उनके थ्रू इसको पकड़ लिया जाता है। अब ये यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जैकोबिन क्लब्स मेंबर्स ने पकड़ा था लुई 16 फैमिली को, ठीक है। लुई 16 फैमिली मतलब लुई 16, मैरी एंटियोनेक्स और उनके रिलेटिव जो भी थे वो सब के सब फ्रांस छोड़कर भाग रहे थे ताकि बाहर जाएं और लोगों से मदद लेकर फ्रांस में फिर से पुरानी जो सिस्टम था पुराना उसको रीइंस्टेन कर पाएं। अब यहां पे ये ध्यान दीजिएगा, किंग को पकड़कर लाया गया, उसके ऊपर कोर्ट में केस चलाया जाता है और फाइनली उसे गिल्टी पाया जाता है कि देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, इसलिए उसे मौत की सजा दी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, मौत की सजा दे दी जाती है, वो भी पब्लिकली। उसे गुलेटिन करवा दिया जाता है। गुलेटिन क्या होता है, गुलेटिन एक टाइप की मशीन होती है जिसके थ्रू गला काट दिया जाता है, ठीक है। गले को एक उसमें फंसा के ऊपर से ब्लेड छोड़ी जाती है और गला कट के बाहर, एक गुलेटिन मशीन होती है। लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसकी पिक्चर प्रोवाइड करवाऊं, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ध्यान दीजिए। फाइनली किंग को जब एग्जीक्यूट कर दिया गया और उसी के कुछ दिनों बाद मैरी एंटियोनेक को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे प्रशिया और ऑस्ट्रिया जो थे, आप लोग जानते होंगे तो नहीं जानते तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, जो मैरी एंटियोनेक थी वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो जब किंग को और क्वीन को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और फाइनली वो फ्रांस पे अटैक की प्लानिंग करते हैं। और वहीं पे फ्रांस ने अपने नेशनल असेंबली में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर करने के लिए डिक्लेयर कर दिया कि हम प्रशिया और ऑस्ट्रिया से वॉर करेंगे, फ्रांस प्रशिया और ऑस्ट्रिया से वॉर करेगा। ये फ्रांस की नेशनल असेंबली में डिक्लेयर हो गया कि हाँ वॉर करना है। अब इसी वॉर टाइम पीरियड में मर्सेले, जो फ्रांस का आज भी नेशनल एंथम है, वो तैयार किया गया। मर्सेले किसने कंपोज किया था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है 1 मार्क्स में। रॉगेट डी लेस्ले, ठीक है, क्या नाम है, रॉगेट डी लेस्ले। इस नाम को जरूर याद रखिएगा। रॉगेट डी लेस्ले ने ही मर्सेले, जो फ्रांस का नेशनल एंथम है, उसे तैयार किया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जहां बैकग्राउंड में वॉर चल रहा है वहीं पे फ्रांस के जो कॉमन पीपल हैं उनकी लाइफ काफी डिफिकल्ट हो गई थी, क्योंकि उन्हें खाने के लिए अनाज वगैरह नहीं मिल रहा था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। सारे के सारे मेन वगैरह जो फ्रांस के थे वो सब वॉर में चले गए, तो कोई भी अर्न करने वाला मेंबर घर में नहीं रह गया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स जितने भी पीछे थे वो सारे के सारे राइट्स एंजॉय कौन कर रहा था, रिच पीपल्स ऑफ द सोसाइटी। याद रखिएगा 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी को राइट्स नहीं देता है इक्वली पूरे फ्रांस में, चाहे वो पुअर हो या रिच पर्सन हो। आपने देखा होगा एक्टिव सिटीजन्स कैटेगरी में एक्टिव सिटीजन्स उन्हीं को कहा गया है जिनके पास फुल राइट्स थे या जिनको फुल राइट्स दिए गए। ये ध्यान रखिएगा, पैसिव सिटीजन्स के पास उतने राइट नहीं थे जितने एक्टिव सिटीजन्स के पास थे।
चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके के क्लब फ्रांस में बने थे, याद रखिएगा, स्टार्टिंग से 1789 के टाइम पीरियड से ही दो तरीके के क्लब फ्रांस में बने थे। एक जैकोबिन क्लब था, दूसरा जिरोंडिन्स क्लब था। जैकोबिन क्लब जो था वो काफी फेमस था। इसका हेड जो था वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे था। कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे, ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे इसका हेड था जैकोबिन क्लब्स का। तो जैकोबिन क्लब्स और जिरोंडिन क्लब में क्या डिफरेंस है पहले ये समझिए। जैकोबिन क्लब्स जो था वो पुअर पीपल्स को रिप्रेजेंट करता था, मतलब जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो काफी पुअर पीपल्स सोसाइटी के लोग थे। वहीं जिरोंडिन क्लब्स के जो मेंबर थे वो मिडिल क्लास पीपल्स का था। ठीक है, मिडिल क्लास पीपल के लोग जो थे उन सब ने मिलकर जो ग्रुप बनाया था उसे जिरोंडिन क्लब कहा गया। ये बात समझ में आई सभी को कि नहीं? अब देखिए जैकोबिन क्लब्स में जो मेंबर्स थे वो सब कौन थे? लेस प्रॉस्पेरस, मतलब काफी कम धनी थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए स्मॉल कीपर्स, आर्टिसियंस, प्रिंटर, सर्वेंट्स, ईटीसी। ठीक है, ये सारे के सारे लोग जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे। तो इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी लेकिन ये प्रॉस्पेरस नहीं थे, इनके पास पैसा उतना नहीं था, तो ये अपने आइडियाज को उतनी तेजी से प्रोपोगेट नहीं कर पा रहे थे जितना तेजी से जिरोंडिन्स क्लब के मेंबर्स प्रोपोगेट कर ले रहे थे अपने आइडियाज को। क्यों? क्योंकि जिरोंडिन्स क्लब्स के पास पैसा था, वो आसानी से सारी चीजों की अरेंजमेंट कर लेते थे और रिवॉल्यूशन में अपने अकॉर्डिंग वो चलाते थे। मैंने बताया आपको जैकोबिन क्लब्स ने क्या किया, पर्टिकुलर किंग एंड क्वीन को पकड़ लिया भागते हुए देश से और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और फाइनली उनको सजा दे दी जाती है, गुलेटिन करवा दिया जाता है। जैसे ही किंग खत्म वैसे ही मोनार्की खत्म, क्योंकि मोनार्की किस पे डिपेंड होती है? किंग पे डिपेंड होती है। जब किंग ही नहीं रह गया तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब फाइनली जब किंग खत्म हो गए तो उसके बाद फिर से री इलेक्शन कराए गए, याद रखिएगा, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। वही पुराने सारे लॉज रखे गए। अब पुराने लॉज में से नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थोड़े बहुत चेंजेस किए गए, जैसे कि पहले हेड नाम के लिए किंग को बना रखा था, अब उस पोस्ट को पूरी तरह से हटा दिया गया और बाकी सारे राइट्स लगभग वही थे। अब की बार थोड़े बहुत राइट्स कॉमन पीपल को और ज्यादा दे दिए गए, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई चेंजेस नए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ। अब जो यहाँ पे न्यूली इलेक्टेड असेंबली हुई, फिर से री इलेक्शन कराए गए, याद रखिएगा। जैसे ही किंग खत्म हुआ उसके बाद न्यू इलेक्शन कराए जाते हैं, असेंबली इलेक्शन, जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उसे फिर से कराया जाता है और फाइनली इसे कन्वेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की मीनिंग आप लोग मुझे जरूर बताएंगे कि क्या होती है। सभी लोगों से कमेंट बॉक्स में सब लोग कन्वेक्शन की मीनिंग टाइप करेंगे, ठीक है। अब देखिए फाइनली ये डेट जरूर पूछता है कि मोनार्की पूरी तरह से रिपब्लिक कब हो गया फ्रांस, वो 1792 का पीरियड था। फ्रांस पूरी तरह से रिपब्लिकन कब हो गया? 1792, जब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एबॉलिश कर दिया गया। अब ये डेट देख लीजिए, लुई 16 को कब डेथ दे दी जाती है? ऑन 21 जनवरी 1793 को वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, वो भी पब्लिकली, जनता के सामने। वहीं पे नेक्स्ट क्वीन मेरी एंटियोनिक के इसका कुछ दिनों के बाद उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है या गुलेटिन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गुलेटिन कर दिया जाता है। अब फाइनली किंग खत्म, मोनार्की खत्म, देन नेक्स्ट टाइम पीरियड जो चलेगा वो कैसा चलेगा? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का चलेगा। किसका चलेगा बेटा? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रूल चलेगा। मतलब जो अब रूलर होगा वो किसके थ्रू इलेक्ट होगा? पीपुल्स के थ्रू इलेक्ट होगा। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? जिसमें जो रूलर होता है वो इलेक्ट किया जाता है पीपुल्स के थ्रू, कॉमन पीपुल्स के थ्रू, ठीक है, वोटिंग के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू। अब हेड जो होगा वो कॉमन पीपल्स के थ्रू इलेक्ट होकर आएगा और जो ये नेक्स्ट टाइम पीरियड था रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, उसमें जो सबसे पहला फेज आता है वो रीजन ऑफ टेरर कहलाता है। कब से कब तक का रहता है? 1793 से लेकर 1794 तक का पीरियड जो है रीजन ऑफ टेरर कहलाता है। रीजन ऑफ टेरर मतलब आतंक का काल। क्या मतलब हुआ बेटा? आतंक का काल। तो इसे रीजन ऑफ टेरर क्यों कहा गया, अब इसको समझते हैं। जैकोबिन क्लब्स फाइनली पूरी तरह से सत्ता में आती है। यहां पे ध्यान रखिएगा, जब रिइलेक्शन होते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है जैकोबिन क्लब्स। और जैकोबिन क्लब्स का हेड कौन था? रॉबेस्पियरे था। रॉबेस्पियरे ही आपका हेड बनता है पूरे गवर्नमेंट का। और फाइनली वो जो पॉलिसी फॉलो करता है वो कौन सी होती है? सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। कौन सी होती है बेटा? सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना चाहता है और लोगों को पनिश करना चाहता है। कैसे? समझते हैं।
जो लोग भी उसके थॉट के खिलाफ थे या उसकी पार्टी के खिलाफ थे या उसके आइडियाज के खिलाफ थे, चाहे वो नोबेल्टी क्लास हो, चाहे वो क्लर्जी क्लास हो, चाहे उसके खुद के पार्टी के मेंबर्स ही क्यों ना हो, अगर कोई भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का विरोध करता था तो उसे अरेस्ट किया जाता था, इम्प्रिजन किया जाता था और फाइनली उसे गुलेटिन कर दिया जाता था। मतलब उसे कैद करते थे और गुलेटिन करवा देता था वो। ये बात समझिएगा, ठीक है। अब यहां पे इसी प्रोसेस के कारण जैसे कि वो काफी एग्रेसिव तरीके से लोगों को गुलेटिन करवाता चला जा रहा था, इसीलिए इस प्रोसेस के कारण इस टाइम पीरियड को रीजन ऑफ टेरर कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने अकेले 25,000 लोगों को गुलेटिन करवाया था और फाइनली 1794 में उसकी पार्टी ने उसको ही गुलेटिन करवा दिया, मतलब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को ही गुलेटिन करवा दिया। यह ध्यान रखिएगा 1794 में, तभी जाके रीजन ऑफ टेरर का टाइम पीरियड खत्म होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात भी बताते हैं, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था दांते, ठीक है, दांते नाम आई होप आप सबने सुना होगा। इवन देन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इतना ज्यादा क्रूअल था कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड तक को गुलेटिन करवा दिया, दांते को भी, और फाइनली जैसे ही दांते को गुलेटिन करवाता है और उसी के बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी गुलेटिन कर दिया जाता है उसकी पार्टी के द्वारा। अब यहां पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसने क्या किया, देखिए ये वाला पॉइंट पढ़िए। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इश्यूड लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। उसने क्या किया, एक कानून बना दिया कि हर चीज का प्राइस फिक्स हो गया, ठीक है, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ा नहीं सकते आप बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर के, पहली चीज। और दूसरी चीज उसने क्या की, मीट एंड ब्रेड जो वहां की डेली बेसिक नीड थी उसको राशनड कर दिया। राशन मतलब, राशन को यहां समझिएगा बेटा, जैसे कि आपके यहाँ पीडीएस शॉप होती है, पीडीएस शॉप मतलब जो कोटा होता है, कोटेदार होते हैं, वहां पे आपको 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलता है इतने सस्ते दाम में। इसी तरह से वहां पे मीट एंड ब्रेड को राशन शॉप कर दिया गया, ठीक है, राशन कर दिया, जगह जगह पे गवर्नमेंट शॉप्स खोल दी गई और वहां पे ये सारी चीजें कॉमन पीपल्स को प्रोवाइड कराई जाने लगी। और वहीं पे कंट्री साइड एरिया में, मतलब विलेजेस में क्या किया जाने लगा, जो पीजेंट्स थे जिन्होंने अपना अनाज वगैरह रखा हुआ था, उन सबको फोर्सफुली कहा जाने लगा कि आप अपना अनाज सिटीज में भेजिए और उसे बेचिए। और किस प्राइस पे आप बेचेंगे, जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर रखा है, आप उसी प्राइस पे अपना पूरा अनाज बेचेंगे। आगे चलते हैं। फाइनली यहां पे कुछ यही रिफॉर्म्स थे। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाइए, देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल क्या है, फाइनली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, तो वहीं से रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाती है, इसके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाता है पूरी फ्रांस सोसाइटी के लिए। अब इसमें जैसे ही रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत वोटिंग राइट कॉमन पीपल्स को दिए गए थे, वो फिर से छीन लिए जाते हैं। अब वोटिंग राइट नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन को नहीं दिया जाता है। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हेड बना था तो उसमें वोटिंग राइट नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन को भी दिया जाता था, ठीक है, मतलब दिया गया था। जिन लोगों के पास जमीन वगैरह नहीं थी, जो टैक्स पेयर नहीं थे, उनके पास भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वोटिंग राइट था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहां पे डायरेक्टरी रूट में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, उसमें जो सबसे मेन चीज चेंज की गई थी, ये राइट टू वोट ही चेंज किया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पेयर्स हैं, सिर्फ वही वोट दे सकते हैं। जो याद हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सिस्टम था, वही सिस्टम यहां पे फिर से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए, ठीक है। अब यहां पे होता क्या है, डायरेक्टरी रूल में 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए जाते हैं, मतलब कानून बनाने के लिए 2 काउंसिल्स बनाए जाते हैं। अब क्या किया जा रहा है, सबसे अपर सेक्शन में पावर का डिवीजन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सबसे अपर सेक्शन में पावर का डिवीजन किया जा रहा है। अब 2 लोग मिलकर 2 बॉडीज, जैसे आपके यहां लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसी तरह से फ्रांस में इस तरह की 2 काउंसिल्स बनाई गई। एक तो नेशनल असेंबली थी, दूसरी डायरेक्टर्स थे जिन्हें डायरेक्टरी कहा गया। डायरेक्टरी में कितने लोग थे, 5 मेंबर्स थे, याद रखिएगा। अभी पिछले रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या देखा था आपने, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जिसके एक अकेले के पास सारी की सारी पावर्स आ गई, तो उसने उस पावर का मिसयूज भी किया, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे
इस तरह का मिसयूज कोई दोबारा ना कर पाए, इसलिए एक डायरेक्टरी बनाई गई कि कोई भी रूल या लॉ अगर अपर लेवल पे बनेगा तो वो पांचों डायरेक्टर से पास होना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टरी रूल जो था वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया कॉमन पीपल के बीच में। रीजन क्या था इसका, कि जो डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या नेशनल काउंसिल थी, नेशनल असेंबली थी, इन दोनों के बीच में आपस में कंटिन्यूअस क्लैश होते थे। ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में आपस में कंटिन्यूअस क्लैश होते थे, जिसके कारण ये उतना पॉपुलर नहीं हो पाए। अब उसके बाद इसी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाता है कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बारे में एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा नेपोलियन बोनापार्ट की लाइफ के ऊपर आगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए, इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा कौन उठाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, जो उस समय मिलिट्री जनरल था। याद रखिएगा कौन था, मिलिट्री जनरल था। फाइनली उसको मौका मिल जाता है और फ्रांस में जो ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल कर रही है या रन कर रही है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है और यहां पे डिक्टेटर रूल फ्रांस में इंप्लीमेंट कर देता है। कब से, 1799 से। याद रखिएगा टाइम पीरियड क्या है, 1799। ये टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा। यहां पे नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, फ्रांस की पूरी पावर्स को अपने हाथों में ग्रैब कर लेता है और फाइनली अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर देता है फ्रांस का। अब आगे चलते हैं, यहां पे थोड़ा सा रोल ऑफ वोमेन के बारे में भी जान लीजिए कि वोमेन्स का क्या रोल रहा इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, वोमेन्स ने कैसे रोल प्ले किया। तो वोमेन्स के बारे में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि काफी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही हैं ये। जैसे कि इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंस आपके सामने हम ले आ रहे हैं, ये देखिए, ये एक वर्साइल पैलेस की तरफ मार्च करती हुई वोमेन्स का ग्रुप है। ये क्यों मार्च कर रही हैं, रीजन ये है कि वो 1789 जब वही फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम पीरियड की बात है। उस टाइम पीरियड में किंग और क्वीन दोनों पैलेस ऑफ वर्साइल, जो काफी भव्य पैलेस था, वहां रहा करते थे, जो पेरिस सिटी से बाहर था। जो फ्रांस की वोमेन्स थी वो सब अपने घर को नहीं चला पा रही थी। रीजन ये था कि उनके पास फूड नहीं था अपने बच्चों को खिलाने के लिए, कुछ उनके पास जॉब्स नहीं थी, जिसके कारण ये वोमेन्स काफी ज्यादा पैनिक हो गई और फाइनली इन्होंने पैलेस ऑफ वर्साइल पे अटैक करने का प्लान बनाया और उसके लिए एक डेट डिसाइड हुई 5 अक्टूबर, जिस दिन सारी की सारी वोमेन्स मार्च करती हैं पैलेस ऑफ वर्साइल की तरफ और वहां जाकर किंग एंड क्वीन को वहां से ले आकर पेरिस सिटी के जो महल में, पेरिस सिटी में जो महल था वहां पे ले आके रखती हैं। और ये रीजन क्या था इनको वहां से यहां शिफ्ट करने का, ताकि किंग एंड क्वीन जो पेरिस में लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी आंखों से देखें और उसके लिए सॉल्यूशंस वगैरह कुछ इंप्लीमेंट करें। ठीक है, इस पर्पज से उन्होंने किंग एंड क्वीन को पैलेस ऑफ वर्साइल से उठा के लाकर पेरिस के एक पैलेस में रखा। ये उसी का एक इंसिडेंस का नतीजा है। तो ये वोमेन्स हैं जिन्होंने रिवॉल्यूशन में स्टार्टिंग में जिस तरह से भी पार्टिसिपेट किया। अब आगे इनके बारे में देखिएगा, जो थर्ड स्टेट की वोमेन्स थी, उन सबको जीने के लिए काम करना जरूरी था। अगर वो कुछ वर्क नहीं करेंगी तो उनको कुछ भी वेजेस नहीं मिलेंगे और उनका सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे जो वर्क करती थी और लेडीज, उन सबको वेजेस इक्वल नहीं मिलते थे एज कंपेयर टू मेन। मेन एंड वुमेन दोनों लोग वर्क इक्वल कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट दोनों का डिफरेंट है। मेन को पेमेंट ज्यादा दी जा रही है और वुमेन को पेमेंट कम दी जा रही है। इस इनइक्वालिटी को लेकर वुमेन्स ने जो है स्ट्रगल किया, रिवोल्ट किया और अपने आइडियाज, थॉट्स को पब्लिक के सामने रखा। प्लस वोटिंग राइट स्टार्टिंग से ही लेकर नहीं दिए गए। जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया तो उसमें वुमेन की किसी भी टाइप की राइट की बात ही नहीं की गई और किसी अभी तक के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुए उसमें वुमेन्स के लिए राइट टू वोट तक नहीं दिया गया। किसी टाइप की फैसिलिटी, कोई भी राइट उनके लिए नहीं बनाए गए थे। ये ध्यान रखिएगा। इस चीज को लेकर वुमेन्स प्रोटेस्ट कर रही थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल क्लब्स बनाए अपने, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखने लगे, जिसको लेकर वहां पे पर्टिकुलर अपने आप को, अपने राइट्स को उठाने लगे पब्लिक के बीच में। अब यहाँ पे इन सारी इंसिडेंट्स को देखते हुए जो वहाँ की उस समय की लोकल गवर्नमेंट थी, उन सब ने थोड़े बहुत लॉज वुमेन्स के लिए बनाए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थे। ये ध्यान रखिएगा। फाइनली
राइट टू वोट जैसे इक्वल पे और फॉर इक्वल वर्क, ये सारी चीजें पूरी तरह से इंप्लीमेंट फ्रांस में कब होती हैं? 1946 को। स्पेशली ये जरूर याद रखिएगा, फ्रांस में राइट टू वोट वोमेन को कब मिलता है? 1946 को। कब मिलता है बेटा? 1946 को। ये जरूर ध्यान रखिएगा, राइट टू वोट। आपके इंडिया में याद है आप सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कब से रेगुलेट होने लगा? कब लागू किया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? मतलब सभी को राइट टू वोट कब मिला इंडिया वालों को? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये एक वुमेन रिवोल्यूशनरी है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ये कौन है? ओलंपी डी गॉज। क्या नाम है इनका? ओलंपी डी गॉज। इनका नाम याद रखिएगा। ओलंपी डी गॉज का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिस तरह से आपको याद होगा तो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा गया था? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन। उसी तरह का कुछ इन्होंने एक चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था जिसका नाम इन्होंने रखा था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। इसको तैयार किया था 1791 में इन्होंने, इसलिए इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है। और आगे चलकर ये काफी सारी डिमांड्स करती हैं अपनी, जैसे राइट टू वोट वुमेन्स के लिए हुआ, इक्वल वेजेस पे के लिए, इस तरह के रिवोल्ट्स ये करने लगती हैं, आर्टिकल्स लिखने लगती हैं, जिससे जैकोबिन क्लब्स की जो गवर्नमेंट थी वो काफी ज्यादा इनसे परेशान हो जाती है। फाइनली नेशनल कन्वेक्शन इनको क्या कर देता है? अरेस्ट करता है और बाद में एग्जीक्यूट कर देता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये अपने आर्टिकल्स वगैरह न्यूज़पेपर्स में लिखा करती थी, लोगों को इंस्पायर किया करती थी, वुमेन्स को इंस्पायर करती थी कि ये जो गवर्नमेंट बनी है इससे अपने राइट के बारे में, अपने राइट्स को इनसे मांगना चाहिए हमें। इस चीज से जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई और उन्होंने फाइनली इसे एग्जीक्यूट कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पिक्चर के बारे में हमने अभी डिस्क्राइब ही किया है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स इट।